2024 के इलेक्शन का मुख्य मुद्दा है लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, तानाशाही मिटाओ। तानाशाही किसकी? तानाशाही मोदी की। मोदी की तानाशाही 4 जून को खत्म हो जाएगी, ऐसा लग रहा है इलेक्शन के माहौल से। दोस्तों, अगर आप भी इससे सहमत हैं तो लाइक बटन दबाओ, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि मोदी इतना बड़ा तानाशाह कैसे बना। वो डिक्टेटर है क्या? वो डिक्टेटर हिटलर की तरह उसने इस देश में लाखों करोड़ों मुसलमानों को मार दिया क्या, जैसा कि हिटलर ने यहूदियों को मारने के समय किया था, स्टालिन और लेनिन ने अपने समय के संपन्न लोगों को मारकर किया था, जैसे चाइना में 10,000 स्टूडेंट्स को, छात्रों को तोप के गोले में दाग के मार दिया गया था। क्या वैसा ही कुछ किया क्या मोदी ने? तानाशाही के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सारी चर्चा न पक्ष की न विपक्ष की। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप इलेक्शन में वोट तभी कर पाएंगे सही तरीके से जब आप जानेंगे कि सही चीज़ है क्या, किसी और के चश्मे में नहीं। दुखद बात यह है कि हमारे देश में आज के जो हालात हैं वह बिल्कुल 2 हिस्सों में बंट गए हैं। एक वह वर्ग है जिसको मोदी के अंदर कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता, और एक दूसरा वह वर्ग है जिसको मोदी के अंदर कुछ भी बुरा दिखाई नहीं देता। जो बुरा देखने वाला या जो मोदी के विरोधी हैं, उनका कहना है कि मोदी ने सारे इंस्टीट्यूशन को अपने कब्जे में कर लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी ने सारे इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया। लेकिन वहीं पर मोदी के समर्थक लोग यह कहेंगे कि अगर मोदी सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी पर भी कब्जा कर चुका है, तो फिर संजय सिंह को, केजरीवाल को उन्होंने जमानत कैसे हो जाने दी? केजरीवाल जी को सिर्फ वोटिंग और कैंपेनिंग के लिए कैसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है, अंतरिम जमानत कैसे मिल जाती है? यह प्रश्न तो बनेगा, क्योंकि अगर जुडिशरी पे कब्जा है तो यह संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, जो राम मंदिर के समय, राम मंदिर के रिजल्ट आने के, राम मंदिर पे जो कोर्ट का फैसला था, वहाँ पे लोग कहते हैं कि मोदी ने और इसके अमित शाह ने कब्जा किया, हाईजैक किया जुडिशरी को, और उसके बाद उन्होंने इस तरह के काम करा डाले। अब इसी बात को लेकर जो उनके भक्त हैं, जिनको कांग्रेस के लोग अंधभक्त भी कहते हैं, वो इस बात को लेकर खुश हो जाते हैं। तो मुद्दा यह बनता है। चलिए, अब तानाशाही में होता क्या है? क्या तानाशाह मजबूत नेता होता है, या हर मजबूत नेता तानाशाह होता है? यह प्रश्न उठता है। क्या मोदी के समय मोदी को जो समर्थन मिल रहा है वह सिर्फ क्या मंदिर बनाकर मिल रहा है, या कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ? लेकिन हाँ, हमारा मुद्दा फिलहाल यहाँ डेवलपमेंट का नहीं है। हम भूल जाते हैं कि मोदी ने एयरपोर्ट, मेट्रो लाइन बनवाई होगी, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या उसके समय में मोदी तानाशाह के उसी राह पर चल रहा है जिस राह पर हिटलर चला था। हिटलर ने अपने समय में यहूदियों से नफरत करके देश में जर्मन लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काकर जिस तरीके से सत्ता पर कब्जा किया था, जिस तरह से जर्मन लोगों को वर्ल्ड वाइड एक अजब सा कौम बना दिया था, क्या उस तरह से मोदी चाहते हैं कि हिंदू भावनाएं भड़काकर मोदी ऐसा ही कर रहे हैं? क्या वो मुसलमानों से वैसा ही नफरत करना सिखा रहे हैं? हाँ, लेकिन दूसरी बात है कि आम मुसलमान में उतना गुस्सा नहीं है जितना गुस्सा अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के मारे जाने या उनकी हत्या, या जो भी कह सकते हैं। दुखद बात यह है कि यहाँ पे लोगों का विश्वास जो है मोदी पर कभी कभी इसलिए बढ़ जाता है कि जब मोदी को जो विरोधी हैं उनका कहना है वो तानाशाह है, जो उनके समर्थक है उनका कहना है कि नहीं, मोदी एक मजबूत नेता है जिन्होंने अपने बहुमत का इस्तेमाल राम मंदिर जैसे उस मुद्दे को पूरा करने में किया जो हिंदुओं की जन आकांक्षा से जुड़ी हुई थी, और एक तरीके से इस मुद्दे को ख़त्म करके न्यायालय के मामले में ख़त्म करा के, न्यायालय का सहयोग लेके ख़त्म करके, उन्होंने एक देश में लड़ाई झगड़े का जो बार बार स्थिति बनती थी उसको भी ख़त्म कर दिया है, ऐसा लोगों का कहना है। अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इंदिरा गांधी जी, जिन पर वास्तविक रूप में इल्ज़ाम लगा है इस देश में, जिसको आज कांग्रेस वाले भी मानते हैं कि उनसे गलती हुई इमरजेंसी लगाकर, जब मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म कर दिया गया, उस समय जैसे रवीश कुमार जी को अभी जब अडानी ने एनडीटीवी को टेक ओवर कर लिया तो लोगों का कहना था कि यह
यह जी तानाशाही कलेक्शन है, अडानी उसका आदमी है, वही अडानी जिसके ऊपर एक मीडिया रिपोर्ट आने पे अडानी के हजारों करोड़ स्वाहा हो गए थे। तो फिर तानाशाही का इल्ज़ाम यहाँ पे थोड़ा सा उचित प्रतीत नहीं होता। आपको पता होगा कि जब संजय गांधी जी जो इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र थे, उन्होंने जब कंट्रोल लिया था इस देश का, और इंदिरा गांधी जी ने जब 77 में कंट्रोल लिया था, तो कोई भी प्रेस के लाइंस काट दिए गए थे, प्रेस के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए ताकि अगला दिन अखबार ना छपे। अखबार पर कोई खबर छपने से पहले, अखबार पर कोई भी खबर आने से पहले मीडिया में, या उसमें एक ही मीडिया हुआ करती थी, राष्ट्रीय मीडिया, दिखाना पड़ता था सरकार को। आज की तारीख में ध्रुव राठी जी बैठ के, नीतीश जी, रवीश जी बैठ के तरह तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और उनके लाखों व्यूअर्स हैं। तो यहाँ पे प्रश्न तो उठता है कि अगर तानाशाही होती तो यह कैसे संभव है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे यह इल्ज़ाम में थोड़ा सा गंभीरता इसलिए नहीं लगती कि तानाशाही का इल्ज़ाम जो लोग लगाते हैं वो लोग अक्सर वो हैं जिन पे ये इल्ज़ाम लगता है कि वो एक राजा की तरह, राजा के बेटे राजा, जैसे लालू जी के बेटे तेजस्वी जी हैं, उनके बड़े भाई तेज प्रताप जी हैं, तो उन पर ये इल्ज़ाम लगता है कि यह तो वो वाली बात हो गई कि एक जो खुद ही जिन पर कहा जाएगा कि डेमोक्रेसी को ये लोग नहीं मानते, तो ये संविधान खत्म होगा। तो इसलिए जब तानाशाही का बात फेंका जाता है मोदी पे, तो उस हद तक नहीं चिपकता उनसे, क्योंकि मोदी के राज में ही शिवसेना जो है 2019 के इलेक्शन में, शिवसेना 2019 के जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है 2019-20 वाला, उसमें शिवसेना जो है चली जाती है पार्टी स्विच करके कांग्रेस के साथ, तो सरकार बना लेती है, और ये लोग कुछ नहीं कर पाते। तो तानाशाह अगर होते तो ऐसा नहीं कर पाते वो लोग, तो इसलिए तानाशाही का नहीं लग पाता, तानाशाही का जो चिपकाना होता है नहीं चिपक पाता मोदी पे। तो दोस्तों, लेकिन मजबूत नेता होना ज़रूरी है, क्योंकि कमज़ोर नेता कुछ लोग चाहते होंगे, मुझे पता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि कमज़ोर नेता हो, कमज़ोर सरकार हो, क्योंकि आपने देखा होगा ना गाँव देहात में लोगों को जो, या कहीं पर भी लोग चाहते हैं कि कमज़ोर लोग ही रहें, ताकि भ्रष्टाचार, करप्शन कैसे होगा। मजबूत आदमी, या तो अब इनका इल्ज़ाम ये लगता है कि चूँकि ये ज़्यादा मजबूत है तो ये खुद ही करप्शन कर लेता है, खुद ही अडानी के साथ मिलकर करप्शन करता है। लेकिन इसके खिलाफ भी तो कई बार एक कोर्ट में गए हैं, कोर्ट तो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, क्योंकि कोर्ट अगर इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही होती तो यकीन मानिए कि आज केजरीवाल जी जो हैं वो केजरीवाल जी बाहर नहीं घूम रहे होते, मोदी के खिलाफ इतने नारे नहीं लगा रहे होते। तो ये तानाशाही का इल्ज़ाम, क्योंकि एक बात और है, इस देश में सबसे ज़्यादा जो चुनी हुई सरकारों को गिराया है किसी ने, कई बार सरकारों को बर्खास्त किया है, तो वो करने वाली कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। मुझे नहीं याद कि पिछले 10 सालों में मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने किसी भी सरकार को बर्खास्त किया हो। हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, लोगों के इधर उधर स्विच करने की बात है, तो ये तो सारे लोग करवा रहे हैं। क्या शिवसेना ने स्विच नहीं किया कांग्रेस के साथ? स्विच किया, जबकि इलेक्शन वो बीजेपी के साथ लड़ी थी। तो इसलिए यह इल्ज़ाम उस पर नहीं चिपकता है। नीतीश जी ने कई बार स्विच किया, कभी मोदी के साथ, कभी लालू के साथ, कभी लालू के साथ, तो कभी मोदी के साथ। अगर तानाशाह होता तो क्या नीतीश को जेल नहीं भिजवा सकते थे, वहाँ की सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते थे? तो देखिए, हिंदुस्तान में यह तो चलेगा नहीं कि कोई तानाशाही कर ले, क्योंकि तानाशाही के खिलाफ तो हिंदुस्तान की जनता इंदिरा गांधी से भी लड़ गई थी, और इंदिरा गांधी किसी भी बिना किसी शक सूबे के मोदी से ताकतवर नेता, मोदी से बड़ी लेवल की नेता, मोदी से बड़े लेवल की मास लीडर थी उस ज़माने में। तो यह देश की जनता को समझना होगा कि इस इल्ज़ाम से तो इंडी गठबंधन का काम चलेगा नहीं, क्योंकि मोदी को भी पता है कि मोदी की एक लिमिटेशन है, डिक्टेटरशिप इस देश में नहीं लाया जा सकता। इस देश की जनता डेमोक्रेसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। दोस्तों, अगर आपने वोट नहीं डाला है किसी कारण से, कल दिल्ली में ही वोटिंग है, 24-25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है, सॉरी, और आपको यह समझना होगा कि देश में डेमोक्रेसी तभी चलेगी। क्योंकि देखिए, एक बात और तय है कि जितना मोदी का, मुझे नहीं पता कि मुसलमानों से नफरत करता है या नहीं करता है, जितनी उसकी इमेज है उनकी कि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, तो मैंने भी बहुत सारे 90% मुसलमानों के बारे में कह सकता हूँ कि वही मोदी से उतना ही नफरत करते हैं। और मुद्दा सिर्फ यही है कि मुसलमान कहता है कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, रोज़गार में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सिर्फ मजहब में इंटरेस्ट है। और मोदी का कहना है, या भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मजहब से ऊपर आप राष्ट्र को रखो, देश को रखो। अगर बच्चे कम पैदा करने की जिम्मेदारी है तो सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि गरीबी से, लाचारी से आप तभी लड़ पाओगे जब आप एक क्वालिटी मैन पावर डेवलप कर पाओगे। लेकिन वहीं पर लोग हैं जो मुसलमानों का सिर्फ फ़ायदा इस बारे में उठाना चाहते हैं कि उनके लिए शमशान बनवा दे, उनके लिए कब्रिस्तान बनवा दे। उनको जो कुप्रथाएं हर धर्म में थी, हिंदू धर्म में थी,
हिंदू धर्म में पर्दा प्रथा थी, उनमें भी एक जो पर्दा की प्रथा है मुसलमानों में भी है, वो ख़त्म होनी चाहिए। लड़कियां पढ़ेंगी, स्कूल जाएंगी, लेकिन जिद है कि नहीं हम मदरसे में जाएंगे, चार चार शादियाँ करेंगे। अब चार चार शादियाँ करेंगे तो ओबे सी बात है कि हिंदुओं के अंदर भी असुरक्षा की भावना होगी। लव जिहाद जैसे फैक्ट को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, और यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि मोदी के राज्य में सरकारी इंस्टीट्यूशन ने, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हो, ये इन सबों ने कमाल की तरक्की की है। देश का सेंसेक्स शेयर मार्केट जिसमें आम इन्वेस्टर पैसा कमा रहा है, कमाल की तरक्की की है। एयरपोर्ट बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं नितिन गडकरी जी के राज में। लोग हाँ यह भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि नितिन गडकरी जी को मोदी जी पसंद नहीं करते, उनके सामने नितिन गडकरी जी का ग्राफ बढ़ता है तो वो नाराज़ होते हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी को एज ए टीम मेंबर मोदी जी ने ही शामिल किया है, तो इस बात से आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी उसके साथ नहीं है। और हाँ, नफ़रत मोहब्बत की दुकान में इतनी नफ़रत किसी और से करके देश का भला तो नहीं होगा, क्योंकि और हाँ यहाँ पर मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि मोदी जी को भी या बीजेपी के नेताओं को आगे आके कहना चाहिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका जो नारा है, सबको लेकर चलने का। मुसलमानों के अंदर भी यह भावना नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम भाइयों के अंदर, कि वो देश का हिस्सा नहीं है। वो पूरी तरीके से देश के हिस्सा हैं। लेकिन हाँ, देश का हिस्सा सिर्फ इस बात पर नहीं होता कि हम आज हज़ारों का हुजूम इकट्ठा हो जाएंगे और फ़िलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा के जिससे और हम रोड जाम कर देंगे, सड़क जाम कर देंगे, पत्थरबाजी कर देंगे, कोई मंदिर का जुलूस निकालेगा, पत्थरबाजी कर देंगे और फिर विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे। यह नहीं चलेगा, यह दो तरफा चीज़ नहीं चलेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस देश को इस चीज़ को देखकर नहीं लिया जा सकता कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको अलाउड है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में ले लेंगे। क्योंकि नॉर्मली हिंदू कम्युनिटी जो है वो कभी इकट्ठा हो नहीं पाता छोटे छोटे अवसरों पे, क्योंकि हर मुस्लिम भाइयों का एक जो त्यौहार होता है, जो एक तरीका है, कस्टम है कि वो जुम्मे के दिन जमा हो जाते हैं, साथ में रहते हैं, उनसे नो डाउट वो जमा होकर स्ट्रांग होते हैं। और एक बात दूसरी है कि वो ज़्यादातर लोग व्यापार में, व्यवसाय में, छोटे छोटे व्यापार में, व्यवसाय में, अपना स्वरोजगार में, मैकेनिकल कामों में लगे रहते हैं। तो जो मोदी की जो मुद्रा योजना है उसमें सबसे ज़्यादा लाभान्वित भी यही लोग हुए हैं। अच्छा खासा लाभान्वित, अपने परसेंटेज के टर्म्स में ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। वहाँ पर इनसे कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो इसकी तुलना यहूदियों वाली नफरत से करना, अगर यहूदियों वाली नफरत की तुलना से होता तो उनको मुद्रा योजना के अंदर लोन नहीं मिल रहा होता, उनको घर नहीं मिल रहा होता, उनको राशन नहीं मिल रहा होता, उससे भेदभाव किया जाता। तो यह इल्ज़ाम कि वो उससे नफरत करता है। हाँ, इलेक्शन के समय जिस तरीके से राहुल गांधी जी या इंडिया अलायंस या तेज प्रताप जी या जो बाद बाकी नेता हैं विपक्ष के, वो जाति के नाम पे इस हिंदू धर्म को, हिंदू वाले लोगों को जाति के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, वो ब्राह्मणों के नाम पे जातीय नफरत फैलाना चाहते हैं। नफरत किसी से भी की जाए, ब्राह्मणों से करो, ठाकुरों से करो, नफरत होता है, मुसलमानों से करो, वो नफरत होता है। और नफरत से कोई भी देश और समाज मजबूत नहीं होता। मुसलमानों को इस देश पे पूरी अधिकार है, संपत्ति पे पूरा अधिकार है, ज़्यादा अधिकार नहीं है, ना किसी से कम। लेकिन हाँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उतने ही अच्छे शहरी, उतने ही अच्छे नागरिक बनेंगे जब वो कम बच्चा पैदा करने की या देश की जिम्मेदारी लेने की, और लेते भी हैं, पढ़ाई लिखाई से आगे आ गया। लेकिन ज़्यादातर उनको किसी को भी ये कहना कि वो तानाशाह है मोदी, मेरे ख्याल से इल्ज़ाम सही नहीं है, और ये इल्ज़ाम देश की जनता मानेगी भी नहीं। और देखते हैं 5 जून को क्या होता है, क्या आता है इलेक्शन रिजल्ट, 4 जून को क्या आता है। क्योंकि देखिए, फिर मुझे उसके बाद पता है कि उसके बाद यह तो मुद्दा तैयार होगा ही अगर मोदी जी जीतेंगे तो, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि एक ऐसा टाइमलाइन, कांग्रेस इतनी समझदार है कि वो एक ऐसा टाइमलाइन तैयार करना चाहती है कि मोदी को कभी भी इन द फ्यूचर, जब भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा देश का, तो कभी भी यह मौका नहीं देगा कि मोदी को देश की जनता पसंद करती थी। इसलिए यह नैरेटिव बड़ा सूट करता है उनको कि ईवीएम हैक हो गया। दोस्तों, और ये बताइए, अगर ईवीएम हैक हो रहा होता तो मोदी को इतनी कैंपेनिंग करने की ज़रूरत क्या होती? वह इलेक्शन हारता ही क्यों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में? दिल्ली में इलेक्शन बार बार क्यों हार जाता बुरी तरीके से? तो ईवीएम हैकिंग का इल्ज़ाम तो सबसे ज़्यादा प्रचंड बहुमत से जीता है वो आदमी केजरीवाल जी हैं। 70 में से 67 सीटें जीत जाते हैं। तो इन पे इल्ज़ाम लगना चाहिए था। कर्नाटका में कांग्रेस, तो कैसे आप लगाओगे तानाशाही का इल्ज़ाम? कैसे लगाओगे कि संविधान खतरे में? कैसे लगाओगे कि जब अगर आरक्षण ही ख़त्म कर देगा, आरक्षण ख़त्म कर देने की बात होती तो यह जो बिहार में जो अभी आरक्षण की सीमाएं बढ़ा दी गई, और सिर्फ आरक्षण ही संविधान है क्या? संविधान वह नहीं है जो सिर्फ आरक्षण है। आरक्षण उसका एक छोटा सा प्रोविज़न था मात्र। संविधान यह है कि जो लोगों को बोलने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता जीने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, यह संविधान है। और इसकी रक्षा हमारे देश के नागरिक
करते रहेंगे। ये इसकी रक्षा बीजेपी को भी करनी होगी, इसकी रक्षा कांग्रेस को भी करनी होगी। एक मजबूत विपक्ष का रहना जरूरी है। लेकिन और ठीक, खैर यह लोकतंत्र है, इलेक्शन का टाइम है, तरह तरह की बातें होंगी। कोई तानाशाही बताएगा, कोई धर्म के नाम पे यह कहेगा कि मुसलमानों को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। यह देश चलता है, चलता रहेगा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्योंकि हमारे देश में तानाशाही को तो हमने इंदिरा गांधी को 18 महीने से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया और अगले इलेक्शन में हरा दिया था। तो अभी तो लोकतंत्र सुरक्षित है, संविधान भी सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। आप जाइए, अपना वोट दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए और लाइक बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।